दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारे परिवार में। आज हम आपको ऐसी खूबसूरत और प्यारी कहानी सुनाने वाले हैं कि आप खुद ब खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की कहानी है दिखावा। अति शांति भी कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका रांची को राय दंपति के कमरे में जाकर ही आभास हुआ था। बड़े से सजे धजे ड्राइंग रूम में 20-25 लोग बैठे हुए थे, पर किसी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बीच बीच में बज रही फोन की घंटी ही इस घोर शांति को भंग कर रही थी। अभय और सारा राय शहर के धनवान दंपति थे। अभय राय की व्यापारिक कामयाबी का लोहा सभी लोग मानते थे। उधर सारा के हर हाव भाव से झलकता था कि वह भी अभिजात्य वर्ग से है। कई समाजसेवी और गैर संस्कारी संगठनों से वह जुड़ी हुई थी। उनके समाज सेवा के कार्यों की तो सराहना होती ही रहती थी। मीडिया व समाचार पत्रों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। ऐसे नामी गिरामी परिवार के इकलौते पुत्र आदर्श का अपहरण कर लिया गया था। दिन रात मित्रों से घिरे रहने वाले आदर्श का भला कौन शत्रु हो सकता है। रांची की आंखों के सामने आदर्श का हंसता हुआ चेहरा तैर गया था। आदर्श के अपहरण के बाद सारा का रो रो कर बुरा हाल था। अभय उसे लगातार सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। बीच बीच में वहीं खड़े हुए पुलिस वालों के सवालों का उत्तर भी उन्हें देना पड़ता था। शहर में जो भी सुनता दौड़ा चला आता। कब, क्या, कैसे हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अभय पस्त हो गए थे। अपने लाडले पुत्र का अपहरण, ऊपर से पुलिस वालों और मीडिया वालों के तीखे सवाल, वह बहुत कठिनाई से खुद पर संयम रख पा रहे थे। उनके मित्रों व संबंधियों ने यह भार अपने कंधों पर उठा लिया था। वह केवल दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराने की असफल कोशिश करते रहे। काफ़ी देर तक निरुद्देश्य बैठे रहने के बाद रांची और योगेश ने राय दंपति से विदा ली थी। वैसे उस तनाव में किसी से विदा लेना न लेना अर्थहीन था। एक ही बात थी, बात बात पर ठहाके लगाना। चुटकुले सुनाने वाले अभय राय सामान्य व्यवहार में भी स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। कार में बैठते समय रांची को अपनी पिछली किटी पार्टी याद आ गई थी। पार्टी में सारा बड़े ही उत्साह से आदर्श के जन्मदिन के बारे में क्लब के सदस्यों को लगातार बता रही थी। अगले माह अपनी पार्टी सारा के यहाँ होगी। रांची ने रुपए गिनकर सारा की ओर बढ़ाते हुए कहा था। क्या, मेरे यहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले माह मैं अपने यहाँ पार्टी नहीं रख पाऊँगी। आदर्श का जन्मदिन है ना, बड़ी तैयारियाँ करनी है। किसी को चाहिए तो इस माह चिट ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सारा अपना पर्स खोलकर छोटे से आईने में अपनी छवि निहारती और लिपस्टिक ठीक करते हुए बड़ी ही अदा से बोली थी। मुझे नहीं लगता कि यह इतनी बड़ी समस्या है, तवांगी बोली थी। आदर्श का जन्मदिन जून के अंत में है ना? आज तो अभी पहली मई है, जन्मदिन क्या 2 माह तक मनाओगी? उसकी इस बात पर रांची के साथ रूपा और मीना भी एक साथ खिलखिला पड़ी तो सारा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए 2 माह तो क्या, 2 वर्ष भी कम है। सारा बड़े ही गुस्से में रूखे स्वर में बोली थी। कोई बात नहीं, इस माह की किट्टी पार्टी मैं अपने यहाँ रख लेती हूँ, पर उसमें आने के लिए तो समय निकाल ही लोगी ना, तुम्हें आना पड़ेगा। रूपा ने सारा को शांत करने का प्रयत्न किया था। देखूंगी, कोई भरोसा नहीं, कोई वादा नहीं कर सकती, सारा का उत्तर था। पार्टी में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। यह बात तो पहले दिन ही तय हो गई थी कि चाहे कितनी भी कोई भी कहीं पे भी व्यस्तता हो, कोई सदस्य पार्टी में आने से मना नहीं करेगी। रूपा इस बार अड़ गई थी। छोड़ो ना इस बहस को, चलो अपना पत्ता फेंको। सारा को तुम्हारे यहाँ पार्टी में लाने का जिम्मा मेरा रहा। रांची ने चर्चा पर वही विराम लगा दिया था। क्या उपहार दे रही हो आदर्श को इस बर्थडे पर? अचानक ही रांची ने बात का रुख मोड़ दिया था। अभय ने मर्सिडीज मंगवाई है, आदर्श की यही मांग थी। छोटी मोटी वस्तुओं पर तो वह हाथ रखता ही नहीं है, तुम्हें तो अच्छे से पता है। वैसे भी हमारा एक ही बेटा है और इस बार ऐसी शानदार पार्टी देंगे कि शहर में उसकी चर्चा पूरे साल भर होती रहेगी। लेकिन सारा, 14 साल के बच्चे को कार का उपहार, तुम्हें डर नहीं लगता? रांची ने उससे प्रश्न किया
तो वहाँ बैठी सभी महिलाओं की प्रश्नवाचक निगाहें सारा पर टिक गई थी। 14 वर्षीय? आदर्श तो पिछले 2 सालों से कार चला रहा है, सारा ने बड़े ही गर्वपूर्ण स्वर में बताया था। लाइसेंस का कैसे करोगी? 14 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस कौन देगा भला? इन छोटी छोटी बातों की चिंताएं मिडिल क्लास के लोग करते हैं, हम नहीं। आदर्श का लाइसेंस तो 2 साल पहले ही बन गया था। वैसे भी उसकी सहायता के लिए एक ड्राइवर हमेशा उसके साथ ही रहता है। अपनी बात पूरी करते हुए सारा बड़े ही लापरवाह अंदाज में मुस्कुराई थी। अपनी सहेलियों के चेहरों पर आए प्रशंसा और ईर्ष्या के भाव देखकर सारा पूरी तरह से पुलक उठी थी। किटी पार्टी समाप्त होने तक चर्चा आदर्श और उसके जन्मदिन के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। अच्छा, अब मैं चलूँगी, बहुत काम है मुझे। सारा अचानक उठ खड़ी हुई और उनसे बोली, आज अपने मित्रों के साथ वह छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव्स जा रहा है। मैं ज़रा जल्दी में हूँ। अच्छा, अब हमें भी चलना चाहिए। रूपा और मीना भी उठ खड़ी हुई थी। उसके साथ ही सब चलते बने। बैठो न यार कुछ देर, अब तो सारा भी चली गई है। वह जब तक यहाँ रहती है केवल अपना गुणगान करती रहती है और हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हम तो खुलकर हंस बोल भी नहीं सकते उसके सामने। रांची और कुछ अन्य सहेलियां बोली थी। मैंने तो मना किया था ना, पर सारा ने ऐसी जिद पकड़ी कि उसे हमें किटी में शामिल करना ही पड़ा। पर आप लोग नहीं चाहती तो अगली चिट में हम साफ मना कर देंगे। मुझे भी लगता है कि सारा का दम्भ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रांची ने आश्वासन दिया था। उसका बेटा साध, जो आदर्श का सहपाठी था, बोर्ड की परीक्षा में सारी प्रांत में प्रथम आया था और अब फ़ोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। वह पूरे दिन फ़ोन में बिजी रही थी। सारा का स्वर सुनते ही रांची को लगा कि साध की कामयाबी पर उसे बधाई देने के लिए शायद फ़ोन किया है। पर सारा तो दूर की हाँक रही थी। छुट्टियां मनाने आदर्श गया था, पर उसका असर सारा पर ही दिख रहा था। वह चटकारे ले लेकर आदर्श की मालदीव्स में छुट्टी का विस्तार से वर्णन कर रही थी, पर एक बार भी साध की उपलब्धि का नाम तक नहीं लिया था। रांची ने ज़रा उसे याद दिलाने के लिए कहा, कल ही साध का परीक्षा फल आया है। मेरा बेटा पूरे प्रांत में प्रथम आया है। आजकल तो कॉलेज में दाखिले के लिए भी प्रवेश परीक्षा देनी होती है। साध उसी की तैयारी में जुटा हुआ है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आदर्श बता रहा था। आदर्श ने भी अच्छा काम किया है। वह तो पूरे 10,000 रुपये लेकर अपने मित्रों के साथ मस्ती करने गया हुआ है। उसे कॉलेज में दाखिले के लिए दिन रात एक करने की आवश्यकता जो नहीं है। उसके पापा बैठे हैं ना। क्यों? अभी से पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ बिजनेस करने का इरादा है क्या? क्या बकवास कर रही हो? अभय राय का बेटा इतनी सी आयु में क्या बिजनेस करेगा? वह आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड का काफ़ी नाम है। सच कहूँ, मुझे तो मध्य वर्गीय बच्चों पर बड़ा तरस आता है। आधा जीवन तो किताबों में सिर खपाए रहते हैं और शेष आधा 10 से 5,000 की नौकरी में। बेचारे। सारा ने सहानुभूति जताते हुए कहा था, पर रांची के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ सीसा उड़ेल दिया था। समझती क्या है अपने आप को? वह भड़क गई थी। मेरे साथ से तुलना करेगी आदर्श की? फ़ोन रखते हुए वह लगभग चीख उठी थी। उसकी बात सुनकर उसके पति वहां आ गए। क्या हुआ? बड़े क्रोध में हो? किससे बात कर रही थी? समाचार पत्र पढ़ते हुए योगेश ने चौंक कर सिर उठाकर उससे पूछा था। सारा थी। कभी कभी ना ऐसी बेहुदा बातें करती है कि सहन ही नहीं होती। तुम्हारी प्यारी सहेली है सारा, पता नहीं कैसे सहन कर लेती हो उसे। योगेश तल्लखी से बोले थे। दिल की बुरी नहीं है, बस कभी कभी। रांची हकला गई थी। सच तो उसे भी पता था। हाँ हाँ कहो ना, चुप क्यों हो गई? कभी कभी दौलत के नशे में ऊट पटांग बातें करने लगती है तुम्हारी सारा जी। छोड़ो यह सब। साथ पूरे प्रांत में प्रथम आया है। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं डिनर के लिए। रांची ने किताबों में सिर गड़ाए हुए बैठे साथ को देखकर कहा था। क्या हुआ माँ? साथ ने चौंक कर सिर उठाया था। कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी इस कामयाबी से हम जैसे बहुत खुश हुए वैसे कुछ पार्टी भी कर लें। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, आज बाहर खाने जाने का बहुत मन है।
रांची ने आग्रह किया था। ठीक है माँ, पर कल हम कुछ मित्र मिलकर पार्टी दे रहे हैं, ये भूल मत जाना, साद ने याद दिलाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वैसे भी यह तुम्हारा अधिकार बनता है, रांची ने साद को दुलारते हुए कहा था। योगेश चुपचाप बैठे माँ बेटे के संवाद को सुन रहे थे। साद तैयार होने चला गया तो उन्होंने रांची पर गहरी नज़र डालते हुए निश्वास ली थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? जाना है ना, तैयार नहीं होना क्या? रांची ने प्रश्न किया था। मैं सोच रहा था कि अपने अहम की दृष्टि के लिए माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं बख्शते। क्या मतलब? यही कि साद को उसके पुराने स्कूल से निकाल कर जीनियस इंटरनेशनल में डालने की जिद तुम ही ने की थी ना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी सहेली सारा का पुत्र पढ़ता था। तुमने इसे सम्मान का प्रश्न बना लिया था, याद है तुम्हें? तो इसमें बुरा क्या था? आजकल के छात्र स्कूल में केवल पढ़ने ही नहीं जाते, संपर्क सूत्र विकसित करने भी चाहते हैं। आगे चलकर बहुत मदद मिलती है इससे। इसका लाभ साद को बाद में मिलेगा। वैसे भी बच्चों के विद्यालय के स्तर से ही माता पिता के स्तर का पता चलता है, रांची ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था। हाँ, पर 7 इन वर्षों में किस तनाव से गुजरा है, इसका तुम्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं है? आदर्श और उसके मित्रों ने साद और उसके जैसे छोटे स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को उपहास का पात्र बनाकर रख दिया था, याद है तुम्हें? अधिकतर शिक्षक भी आदर्श और उसके मित्रों का ही पक्ष लेते थे। यह तो साद की पढ़ाई में लगन ने उसे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। यहाँ पढ़कर साद पूरे प्रांत में प्रथम आया है। पुराने स्कूल में होता तो न जाने क्या हाल होता। हाँ, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मित्रता अपने स्तर के लोगों में ही शोभा देती है। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक तेज़ी से दौड़ोगी तो मुंह के बल गिरोगी। तभी साद तैयार होकर वहाँ हॉल में आ गया तो रांची और योगेश की बहस को वहीं विराम लग गया। पूरे परिवार ने पहले फिल्म देखी और फिर क्लब जाकर भोजन करने का निर्णय लिया था। वहीं भोजन करते समय उन्हें आदर्श के अपहरण का समाचार मिला था। सामने टीवी पर डिस्प्ले पर आदर्श का छायाचित्र देखकर यह संशय भी जाता रहा था कि वह आदर्श राय ही था। रांची, योगेश और साद का खाना बीच में ही अधूरा रह गया। तीनों चुपचाप भोजन कक्ष से बाहर आ गए थे। उनका मन कसेला हो गया था। रांची वहाँ से सीधे जाना चाहती थी, जबकि योगेश साद के साथ वहाँ जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें डर था कि साद के वहाँ जाने पर न केवल अभय और सारा बल्कि पुलिस और मीडिया भी उससे पूछताछ प्रारंभ कर देंगे। साद पिता का रुख देखकर चुप रह गया था। रांची ने भी 2-4 बार जोर डाला था, पर योगेश के कहने पर वह मान गई थी। राय कैसल यानी अभय के घर पहुंचकर रांची को लगा कि शायद रोमेश की बात ही सही थी। अच्छा हुआ वह अपने बेटे को यहाँ नहीं लाए। सदा मित्रों से घिरे रहने वाले आदर्श का एक भी मित्र वहाँ पर मौजूद नहीं था। दबे स्वर में लोग यह भी कह रहे थे कि आदर्श के तथाकथित मित्रों ने ही उसका अपहरण कर लिया है और अब 10 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। कार रुकी तो रांची की तद्रा टूटी। वह कार से उतरकर चुपचाप घर में आ गई। साद की अपने मित्रों के साथ सफलता की पार्टी धरी की धरी रह गई थी। उसके अन्य मित्रों के माता पिता ने अपने अपने पुत्र को न केवल किसी पार्टी में जाने से मना कर दिया था, बल्कि उनके घर से निकलने पर भी पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। और ये सही भी था। योगेश 2-3 बार रांची के साथ राय कैसल गए थे, पर अब उन्हें वहाँ बार बार जाने की कोई तुक नज़र नहीं आती थी। हाँ, रांची ज़रूर दिन में 3-4 चक्कर लगा लेती थी। सारा को सांत्वना देती, पर समझ नहीं पाती थी कि बुरी तरह टूट चुकी सारा से आखिर क्या कहे। धीरज रखो सारा, मुझे पूरा विश्वास है कि आदर्श सही सलामत ज़रूर लौट आएगा। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हिम्मत रखो। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे सांत्वना दिया था। तुम सारा की सहेली हो ना बेटी? तभी अचानक अभय की माँ उससे पूछ बैठी थी। जी हाँ आंटी जी। तो तुमने समझाया नहीं कि बेटे की हर इच्छा पूरी करना ही माँ का धर्म नहीं होता? मैंने हर बार मना किया
कि आदर्श के हाथ में इतना धन मत दो, पर सारा को तो अपनी शान और शौकत के सामने कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैं तो पुराने ज़माने की हूँ बेटा, नए ज़माने के रंग ढंग क्या समझूँ भला। जाओ, अब जाकर मेरे आदर्श को ले आओ, जाओ तुम। एक ही सांस में बोलकर वह बिलक बिलक कर रोने लगी थी। अभय और कुछ अन्य संबंधी उन्हें उठा कर ले गए थे, पर बड़े से हॉल में सन्नाटा छा गया था और अभय की माँ की सिसकियाँ देर देर तक गूंजती रही थी। रांची कुछ देर तक सारा को सांत्वना देती रही थी, फिर चुपचाप उठकर घर चली आई थी। उसने योगेश को सारी बात बताई तो वह भी सोच में डूब गए थे। पति योगेश को गंभीर देखकर रांची उससे बोली थी, 1 सप्ताह होने को आया है, पर अब तक आदर्श का कहीं भी पता नहीं लगा है। पुलिस भी लगता है जैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। ऐसी बात नहीं है। अभय बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। कल तो राय दंपति की अपहरणकर्ताओं के नाम अपील भी प्रसारित की गई थी। पुलिस भी अपना पूरा प्रयत्न कर रही है, पूरा जोर शोर लगा रही है। योगेश ने अपना मत व्यक्त किया था। मेरे मित्र कह रहे थे कि राय अंकल ने फिरौती के रुपए भी दे दिए हैं, पर आदर्श का अभी तक कोई पता नहीं चला है। साद ने उन्हें अपने दोस्तों की बातें बताई। कुछ देर तक आदर्श के बारे में चिंता करके पूरा परिवार चुपचाप अपने कमरों में जाकर सो गया था। रात में दरवाजे की घंटी के स्वर से रांची की नींद खुल गई। झांक कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। घबराकर उसने अपने पति योगेश को जगाया। योगेश ने दरवाज़ा खोला तो कोई नीचे गिरा पड़ा था। उसने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा तो दोनों चौंक कर पीछे हट गए। फटे पड़े कपड़ों में आदर्श ज़मीन पर पड़ा था, जिसके शरीर पर जहाँ तहाँ चोट के निशान थे। फिर तो साथ की सहायता से उसे उठाकर वे अंदर कमरे में ले आए। आनन फानन में राय दंपति को खबर की और आदर्श को अपनी गाड़ी में डालकर जल्दी से अस्पताल ले गए। आदर्श वहां तक कैसे पहुंचा, यह अभी तक एक पहेली बनी हुई थी। उधर बेहोश पड़े आदर्श के होश में आने की प्रतीक्षा थी। पहली बार योगेश ने एक निरीह पिता की मजबूरी देखी थी। आज अभय की सारी दौलत बेमानी हो गई थी। आदर्श ठीक तो हो जाएगा ना? उन्होंने योगेश से पूछा था। उन्होंने उनका हाथ दबाकर अपना मौन आश्वासन दिया था। काश हर कोई यह सच्चाई समझ पाता कि दिखावा ही सब कुछ नहीं होता। कम से कम अभय और सारा ने तो यह बात अच्छे से समझ ली। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो आप जल्दी से जल्दी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, वायदे के मुताबिक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और फिर कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।